Student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying the law of evidence, and next question is, what do you understand by fact? Explain with illustration, relevance, fact and fact and issue. What is difference between the two? तो आज जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्ट्स क्या होता है और एविडेंस लॉ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, फैक्ट्स ही जो है वो एविडेंस लॉ में प्रूव करना होता है। किसी भी केस में, कोई भी, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस, उसमें जो डिस्प्यूट मैटर है वो अपने आप में क्या है, फैक्ट्स है। और इन्हीं फैक्ट्स को जो है एक पार्टी प्रूव करती है और दूसरी पार्टी जो इसको डिसअप्रूव करने की कोशिश वहाँ पे करती है। सो पूरा एविडेंस लॉ जो है अराउंड द फैक्ट ही घूमता है। तो इस क्वेश्चन में हम फैक्ट को समझेंगे। इससे पहले आपने एविडेंस लॉ क्या है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, आपने एप्लीकेबिलिटी इंडिया में देखी, क्यों इंडिया में एविडेंस लॉ आया, उसके बाद एविडेंस लॉ को स्कॉलर्स ने, जूरिस्ट ने कैसे डिफाइन किया आपने देखा। उसके बाद आपने द लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है एविडेंस की वो आपने देखी वहाँ पे, और डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस भी आपने देखे। सेकंड पार्ट में एविडेंस लॉ में चीज़ों को कब कोर्ट जो है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड मान लेती है, और कब जो है कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन किसी चीज़ को जो है प्रिज्यूम कर लेती है, जिसमें आपने मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और नॉट प्रिज्यूम आपने वहाँ पे पढ़ा। अब इसके बाद जो है, लेकिन आप किसको प्रिज्यूम कर रहे हैं, किसको आप प्रूव कर रहे हैं, फैक्ट को आप वहाँ पे प्रूव या डिसअप्रूव वहाँ पे कर रहे हैं। सो फैक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एविडेंस लॉ। देखिए, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फैक्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एविडेंस लॉ बिकॉज ऑल द राइट एंड लाइबिलिटीज डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड ऑल्सो ऑरिजिनेट फ्रॉम द इट। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस लॉ में, और जितनी भी राइट एंड लाइबिलिटीज होती हैं पार्टीज़ की वो डिपेंड करती हैं फैक्ट पे। किसी मर्डर केस में जो मर्डर हुआ है, मर्डर ही अपने आप में क्या है, फैक्ट है, और इसको क्या करना है, प्रूव या डिसअप्रूव करना है कि मर्डर हुआ तो कैसे हुआ और कौन इसके लिए, जिस पे एलिगेशन लगे हैं उसको कैसे प्रूव करना है, और जिस पे एलिगेशन लगे हैं वो कैसे इसको डिसअप्रूव करेगा। ये सारे अपने आप में फैक्ट हैं। तो सारी राइट एंड लाइबिलिटीज डिपेंड होती हैं फैक्ट्स पे। जनरली फैक्ट्स मीन्स एनीथिंग विच इज एग्जिस्टेंस। तो फैक्ट क्या होता है, जो कि जनरली एग्जिस्ट करता है। किसी भी केस में जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी बातें हुई हैं, वो सारे अपने आप में फैक्ट है। इट डज़ नॉट इंक्लूड अ मेंटल फैक्ट, इसमें मेंटल फैक्ट नहीं आता है। लेकिन एविडेंस लॉ में दो बोथ फैक्ट्स को, चाहे वो फिजिकल फैक्ट हो चाहे वो मेंटल फैक्ट हो, दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया। अब फिजिकल फैक्ट क्या है, अगर कोई मर्डर केस हुआ है तो उसमें जो हाथापाई हुई है या जिस तरीके के वेपन यूज़ हुए हैं, दैट इज़ फिजिकल फैक्ट, अपने आप में फैक्ट है, जिसको प्रूव करना कि इसी हथियार से हमला हुआ है या इसी हथियार से जो है वहाँ पे किसी को मारा गया। मेंटल फैक्ट वहाँ पे क्या है कि उसकी इंटेंशन क्या थी ऐसा करने की, और उसको भी कोर्ट में प्रूव करना है, जो कि विद द हेल्प ऑफ कन्फेशन या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस से आप प्रूव कर सकते हैं। सो बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पार्ट्स फैक्ट के हैं। फैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। Section 3 of the Indian Evidence Act 1872 defines fact as the fact means and include। तो सेक्शन 3 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, फैक्ट्स को बताता है कि फैक्ट्स क्या है। अब देखिए यहाँ पे, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग प्रेजेंटेड बाय द सेंसेस। कोई भी चीज़ जिसको या फिर रिलेशन ऑफ थिंग्स जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो क्या है, अपने आप में एक फैक्ट है। और अब इसको एक केस में देखिए, चाहे वो सिविल केस या क्रिमिनल केस है, जो भी आपने देखा है, जो भी कोई चीज़ है, जैसे कोई विल है या कोई डॉक्यूमेंट है, क्रिमिनल केसेस में कोई आपने जो होते हुए देखा या कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा, जिसको अपने सेंसेस से आपने परसीव किया, अपने 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 ज्ञानेंद्रिय से आपने उसको देखा, अपने आप में वो क्या है, फैक्ट है। अब यही फैक्ट तो कोर्ट में प्रूव करना है। एनी मेंटल कंडीशंस ऑफ विच एनी पर्सन इज कंसाइज कॉन्शियस। एक मेंटल कंडीशन जो होती है वो भी अपने आप में फैक्ट है। अगर कोई मर्डर हुआ है तो उसके पीछे की इंटेंशन क्या थी, ये एक मेंटल फैक्ट है। अब इसको भी कोर्ट में प्रूव करना है। ये सारे क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं, जो कि एविडेंस लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल आपके पास, that there is a certain object arranged in the certain order in a certain place is fact। अब देखिए यहाँ पे,
तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सेक्शन 3 के अंडर जो है फैक्ट को दो तरीके से बताया गया। एक तो फिजिकल फैक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी जिसको आप अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़, फिजिकल चीज़ कोई भी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स है, लाठी है, हथियार है, गन है, कुछ भी है, वो फिजिकल थिंग अपने आप में फैक्ट है। दूसरा मेंटल कंडीशन, कोई विल और डॉक्यूमेंट क्यों लिखा गया, उसके पीछे की इंटेंशंस क्या थी, वो अपने आप में एक मेंटल फैक्ट हो जाता है। और यही जब क्रिमिनल या सिविल केसेस होते हैं इन्हीं चीज़ों को वहाँ पे देखना होता है और इन्हीं से रिलेटेड जो है डिस्प्यूट होते हैं। इलिस्ट्रेशन देख लीजिए आप, दैट देर आर सर्टन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टन ऑर्डर इन अ सर्टन प्लेस इज अ फैक्ट। कोई चीज़ जो है किसी प्लेस में रखी गई है, सर्टन ऑर्डर में रखी गई है, तो अपने आप में एक फैक्ट है। कोई काम एक ऑर्डर में हुआ और वो एक मुद्दा है उस केस के अंडर, अपने आप में फैक्ट है। दैट अ मैन हर्ड और सा समथिंग इज अ फैक्ट। अगर किसी इंसान ने कहीं पे कुछ सुना या उसने कुछ होते हुए देखा, फैक्ट है, जिसको कोर्ट में बाय द वे ऑफ टेस्टिफाई द विटनेस आप देख सकते हैं। दैट अ मैन दैट अ मैन सेड सर्टन वर्ड, मैन नहीं होगा यहाँ पे, मैन होगा। दैट द मैन सेड अ सर्टन वर्ड्स इज अ फैक्ट। अगर किसी इंसान ने कुछ बोला, कुछ ऐसा किसी केस के अंदर कुछ इंसान ने कुछ बोला, तो अपने आप में फैक्ट है जो कि कोर्ट में प्रूव किया जा, उसकी हेल्प से उस पूरे केस को सॉल्व किया जा सकता है। दैट अ मैन होल्ड अ सर्टन ओपिनियन। अगर कोई इंसान जो है एक अपनी एक ओपिनियन रखता है, सर्टन उसकी इंटेंशन है, चाहे वो गुड फेथ में हो, फ्रॉडुलेंटली हो, ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक फैक्ट है। किसी केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई, जो भी बातें हुई, जो भी होते हुए आपने देखा, जो भी आपने सुना, कुछ चीज़ें रखी गई हैं, देखी गई हैं, जो सारे अपने आप में क्या है, फैक्ट है। दैट मैन हैज़ अ सर्टन रेपुटेशन। अगर एक इंसान की अपनी एक रेपुटेशन होती है, वो भी एक फैक्ट है। डिफामेशन के केसेस में आपने क्या प्रूव करना होता है कि क्या वहाँ पे किसी की डिफामेशन हुई है, मानहानि हुई है। आप पढ़ चुके हैं सारी चीज़ों को, तो प्रूव करने का कोर्ट के अंदर इशू क्या है कि मानहानि हुई है कि नहीं हुई। तो मानहानि में क्या होता है कि रेपुटेशन किसी की जो है वो स्पॉइल होती है, तो वो भी अपने आप में एक फैक्ट है। तो ये सारे फिजिकल और मेंटल फैक्ट जो है उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। इन होल आप यही बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी केस के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आपने सुना, जो भी आपने देखा, आपकी कोई सर्टन ओपिनियन जो कि एक विटनेस हो सकती है कोर्ट में, या आपकी कोई सर्टन ओपिनियन है जो आपने काम फ्रॉडुलेंटली किए या गुड फेथ में किए, आपकी रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें हैं अपने आप में फैक्ट का काम करती हैं। और इन्हीं के बेसिस पे पूरा जो है एक केस चलता है और एविडेंस लॉ में इन्हीं फैक्ट्स को वहाँ पे प्रूव या फिर डिसअप्रूव किया जाता है। आगे आपके पास है फेमस ज्यूरिस्ट बेंथम हैज़ ऑल्सो क्लासिफाइड फैक्ट इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है आपके पास फिजिकल फैक्ट विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो ये आपने पहले पढ़ा, फैक्ट दो तरीके से होते हैं, या तो फिजिकल फैक्ट होंगे जो आपने खुद होते हुए देखे, जो आप परसीव कर सकते हैं। अगर कोई हथियार आपने टच किया या कोई चीज़ आपने खुद होते हुए देखी, या कोई चीज़ ऐसी है फिजिकल थिंग, या कोई भी कोई लाठी, कोई गन, या किसी तरीके का कोई शार्प वेपन, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जिसको आपने खुद देखा, उसको टच किया, वो एक फिजिकल फैक्ट है जो कि उसके बेस पे उस केस के अंदर क्या है वो प्रूव या डिसअप्रूव हो सकता है। ये दूसरा जो फैक्ट होता है वो मेंटल फैक्ट होता है, जो कि आपकी समझ होती है, जो आप आपके दिमाग में होता है, जिसको जो है अपनी चेतना से आप उसको महसूस कर सकते हैं। या किसी केस में उस काम को करने की क्या इंटेंशन थी, वो अपने आप में मेंटल फैक्ट है जिसको कोर्ट में प्रूव करना होता है। तो फैक्ट टू टाइप के होते हैं, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। यहाँ पे इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे ए अटैक बी विद स्वॉर्ड और लाठी। ए ने बी पे तलवार से या मान लीजिए लाठी से उस पर अटैक किया। अटैकिंग विद द स्वॉर्ड और लाठी इज़ अ फिजिकल फैक्ट। अब जब उसको उसने लाठी से मारा तो ये एक फिजिकल फैक्ट है विच कैन बी प्रूव्ड बाय द ऑरल एविडेंस, जिसको आप कोर्ट में ऑरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो। बोल सकते हो कि ये जो लाठी है और इससे मुझे मारा गया है। एंड हु सीन इट, जिसने उसको होते हुए देखा है वो बता सकता है कि हाँ जी यही लाठी थी और इससे मारा गया। दैट इज़ क्योंकि उसने उस लाठी को देखा है। ये क्या हो गया, एक फिजिकल फैक्ट हो गया। बट एज टू द क्वेश्चन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए, अब एक
कि इंटेंशन क्या थी बी को मारने की, ये एक अपने आप में एक मेंटल एलिमेंट है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। या तो वो खुद कन्फेशन कर दे कि हाँ जी मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि इसने मुझे मेरे साथ जो है इतने दिन पहले को बदतमीजी की थी, या इसने मेरे को पैसे देने थे जो इसने दे दी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको मार दिया। दैट इज़ अ मेंटल फैक्ट। या फिर कोई और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू जो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट जो होता है। दोनों ही चीज़ों को कोर्ट में प्रूव करना होता है, इसीलिए लॉ ऑफ एविडेंस में इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है कि आपको किसी केस के अंदर जो है, चाहे वो सिविल मैटर है क्रिमिनल मैटर है, उसमें दोनों फैक्ट को उस केस में प्रूव करना होता है, या फिर उसी के बेस पे कोर्ट डिसीजन देती है। एक फिजिकल फैक्ट को भी देखा जाएगा और मेंटल फैक्ट को भी देखा जाएगा, उसके बाद कोई कंक्लूजन वहाँ पे निकाला जाएगा। तो ये आपके पास फैक्ट की कहानी है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। अब फैक्ट जो है देखते हैं कि ये रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है और फैक्ट इन इशू क्या होता है। अब देखिए रेलिवेंट फैक्ट क्या है। रेलिवेंट फैक्ट चाहे कोई भी केस होता है, चाहे वो सिविल क्रिमिनल, उस केस में जो भी चीज़ें हो रही हैं जो कि उस केस के मद्देनज़र इम्पॉर्टेंट है, वो सारे रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है जी, कोई केस है, कोई सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, उस केस में जो भी चीज़ें कोर्ट के सामने आई हैं जो कि उस केस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है, जितने भी फैक्ट वहाँ पे आए हैं उनमें से कुछ फैक्ट होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जिनकी जो है इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन स्टिल वो उस केस से कनेक्टेड है, तो वो सारे क्या बन जाते हैं, रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ लें, आपको और क्लियर हो जाएगा। देर हैज़ बीन नो लिटल डेफिनेशन ऑफ टर्म रेलिवेंट इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो है कोई रेलिवेंट फैक्ट की कोई डेफिनेशन वहाँ पे नहीं दे रखी है। सेक्शन 3 मेंशंस ओनली अबाउट द रेलिवेंट फैक्ट को, इट मीन्स कि रेलिवेंट वर्ड क्या है, टर्म क्या है, इसको तो डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है वो सेक्शन 3 में डिफाइन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, one fact is said to be relevant to the another when the one is connected with the other in any of the way referred in the provision of this act relating to the relevancy of the fact। तो डेफिनेशन में यही लिख रखा है कि एक फैक्ट जो है तभी रेलिवेंट बनता है जब वो दूसरे फैक्ट के साथ जो है कनेक्टेड होता है, जैसे कि इस एक्ट के प्रोविजन के अंडर बताया रखा है। तो सिंपल सी ये बात रखिए कि कोई भी फैक्ट किसी केस है, यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये फैक्ट कब यूज होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर केस जब कोर्ट के पास आया है तो वो विद द हेल्प ऑफ एविडेंस लॉ ही जो है सॉल्व होगा। तो एविडेंस लॉ यहाँ पे उन फैक्ट्स को देखता है कि वो कितने रेलिवेंट हैं और उन केस में उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो एक रेलिवेंट फैक्ट वही है जो कि दूसरे उस केस के दूसरे फैक्ट के साथ जो है कनेक्टेड है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम उसको क्या है रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे मान लेंगे। According to Stephen, whenever two facts to which it apply are so related to each other that in order to natural course of event either by itself or other facts prove or makes probable the existence of non-existence of the past, present or future of other is called relevant fact। तो यहाँ पे स्टीफन ने भी ठीक बोला है कि कोई भी दो फैक्ट जो कि अप्लाई हो रहे हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं नेचुरल कोर्स की वजह से, अब उस केस में जो भी बातें हो रही हैं, ये सारी बातें जो हैं जिनको कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि उनका एग्जिस्टेंस, उन फैक्ट्स का एग्जिस्टेंस हो सकता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। अब देखिए किसी केस के अंदर कोई चीज़ें जो है पहले ही बाहर आ जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है जब ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता है किसी क्रिमिनल केसेस में तब बाहर आती हैं। तो ये जो फैक्ट जो है उनकी रेलिवेंसी पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में कभी भी हो सकती है, और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये तब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब उनकी जो है रिलेवेशन जो है सभी के सामने वो फैक्ट आते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाए। अब ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये रेलिवेंट फैक्ट है उस केस के रिगार्डिंग, उस केस को सॉल्व करने के लिए इन फैक्ट्स की इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, वो कोर्ट ने देखना है। लेकिन उस केस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारी की सारी क्या है, अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एज पर द रेलिवेंट फैक्ट आर दोज फैक्ट विच आर नॉट डिस्प्यूटेड बाय देम सेल्फ रेदर आर सो रिलेटेड टू द डिस्प्यूटेड फैक्ट दैट आर डिस्प्यूटेड फैक्ट बिकम प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि रेलिवेंट फैक्ट दोज फैक्ट होते हैं जो कि डिस्प्यूटेड नहीं होते हैं,
लेकिन वो इतने ज़्यादा रिलेटेड होते हैं डिस्प्यूटेड फैक्ट के कि उनकी प्रोबेबिलिटी जो है डिस्प्यूटेड होने की ज़्यादा हो जाती है या फिर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। अ प्लेंटिफ चैलेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और इट्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन में प्रूव इट बाय द रेलिवेंट फैक्ट, दस द मोटिव इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो अपने आप में मोटिव जो होता है वो क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। अब जो प्लेंटिफ जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो है को चैलेंज करके उसको प्रूव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। तो बेसिकली रेलिवेंट फैक्ट जो क्या है, उस केस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है या उस डिस्प्यूट से के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है कोर्ट में प्रूव करना, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। एनी फैक्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेलिवेंट टू दो सब्जेक्ट कैनॉट बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस। अब देखिए यहाँ पे साफ लिखी है कि आपने क्या पढ़ा कि रेलिवेंट फैक्ट कौन है, जो उस केस से उस इवेंट से जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हालांकि वो डिस्प्यूटेड हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये कोर्ट ने देखना है। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है एनी फैक्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेलिवेंट टू दोज सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फैक्ट जो है ना तो वो डायरेक्टली ना तो वो डायरेक्टली जो है उस सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टेड है, तो वो फैक्ट नहीं हो सकता और ना ही वो एविडेंस हो सकता है। जनरली द रीज़न फॉर द विच एविडेंस मे नॉट बी एक्सेप्टेड ओइंग टू द इरेलीवेंसी मे बी थ्री। तो इन तीन रीज़न की वजह से कोई भी जो है फैक्ट जो है उसको एज ए एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि वो एक रेलिवेंट एविडेंस नहीं बन सकता, फैक्ट नहीं बन सकता। दैट द रिलेशन बिटवीन द मेन एंड एविडेंशियल फैक्ट इज टू रिमोट एंड इमेजिनरी। अगर कोई जो आपके पास कोई फैक्ट है वो उस मेन इंसिडेंट से जो है बहुत रिमोट है, बहुत दूर है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो वो जो है एक रेलिवेंट फैक्ट नहीं बन सकता। वो चीज़ें जो उस केस में जुड़ी हुई हैं, जिनका उस केस से कोई कनेक्शन है, वो सारे जो है रेलिवेंट फैक्ट है। लेकिन ऐसे फैक्ट जो कि उस इंसिडेंट से बहुत रिमोट है, बहुत दूर है, या आप इमेजिनरी कहानी बना रहे कि ऐसा हो सकता है वो ऐसा हो सकता है, वो रेलिवेंट फैक्ट नहीं हो सकता। दैट द एविडेंस हैज़ नॉट, यहाँ पे नॉट होगा, बिकम नेसेसरी कंसिडरिंग द प्लीडिंग, और ना ही उस एविडेंस को उस फैक्ट को जो है प्लीडिंग के टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, ना तो उसको कंसिडर किया गया है। दैट द एविडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ओइंग टू द एडमिशन बाय द ऑपोजिशन पार्टी, और ना ही ऑपोजिशन पार्टी ने उन सभी फैक्ट को जो है एडमिट किया है। तो ये अपने आप में क्या बन जाते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, ये इररेलीवेंट फैक्ट बन जाते हैं। सो अब यहाँ पे इतनी सी बात आप समझिए कि रेलिवेंट फैक्ट वही फैक्ट होता है जो कि उस केस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है जी। दलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुज डिटर्मिनेशन शैल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये बताया कि अगर आप एविडेंस की वैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को देखें, तो वही जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, और उस क्वेश्चन को आप सर्कमस्टांसल परिस्थितियों से ही पता लगा पाएंगे कि वो जो फैक्ट है वो रेलिवेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आपने रेलिवेंट फैक्ट को समझ लिया। सिंपल वर्ड्स में रेलिवेंट फैक्ट क्या है, जो कि उस केस के साथ, उस इशू के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। डेफिनेशन भी में भी आपने यही पढ़ा सेक्शन 3 में कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ जो है डायरेक्टली जो है या इनडायरेक्टली या एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड फैक्ट होते हैं, उन सभी को हम जो है रेलिवेंट फैक्ट बोलते हैं। उस केस के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से वो क्राइम स्टार्ट हुआ और किस तरीके से वो सारा क्राइम हुआ, अब इसमें जो भी बातें हो रही हैं, जैसे एक ऑफेंस हुआ तो वहाँ पे कोई पर्सन बाज़ार जाता है, वहाँ से जाके जो है कुछ मटेरियल खरीद के लाता है, कोई वेपन खरीद के लाता है, फिर घर आता है, फिर उसके बाद जो है किसी को शूट करता है, उसके बाद वो भाग के कहीं जंगल में चला जाता है। ये सारी चीज़ें जो है उस केस के अंदर जो है क्या बन जाती हैं, रेलिवेंट फैक्ट बन जाती हैं। इरेलीवेंट फैक्ट क्या बन जाते हैं कि जैसे
वो सुबह उठा, उसने चाय पी, उसके बाद वो बाजार गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इरेलीवेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने उसकी इंटेंशन मार्केट में जाके कोई गन ला के वापस आके किसको शूट करने, इसके बीच में वो क्या कर रहा है, ये सारे इरेलीवेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि उसने कैसे उसको मारा और क्या उसकी इंटेंशन थी वहाँ पे, तो सारे ये है रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं। अब दूसरा पार्ट आपका पास यहाँ पे ये है कि व्हाट इज फैक्ट इन इशू। रेलिवेंट फैक्ट उस केस से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुए होते हैं वो सारे होते हैं जो कि उस केस के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, लेकिन जिनको कोर्ट में प्रूव करना है, जिनको मुद्दा बना के कोई पार्टी कोर्ट में आई है, जिन पे कोर्ट ने डिसीजन देना है, वही फैक्ट इन इशू होते हैं, उनको फैक्ट इन इशू बोला जाता है। इशू क्या है, कोर्ट के सामने कोई मैटर आया और कुछ चार्ज जो है एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे लगाए, तो चीज़ें तो उस केस में बड़ी सारी हुई हैं, लेकिन उसने जो चार्ज उस पर लगाए हैं वो ही क्या बनते हैं, सिर्फ फैक्ट इन इशू बनते हैं। बाकी सारे जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट वहाँ पे नहीं रह जाते हैं। रेलिवेंट इशू डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, लेकिन फैक्ट इन इशू जो होता है वो उस केस में जो बातें, जिनको एलिगेशन जो कोर्ट में लगाए गए हैं उन्हीं पे फोकस जो किया जाता है, उनको फैक्ट इन इशू बोला जाता है। फैक्ट इन इशू आर बेस ऑफ एनी केस, यही जो है मेन बेस है किसी केस का। दे आर दोज फैक्ट विच गिव मोशन टू द जुडिशियल प्रोसेस, यही तो है जो कि पूरे जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। आपके साथ कुछ घटित होता है तो आप कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे जो आपके साथ जो बातें हुई हैं उनको जो है कोर्ट को आप बताते हो, और उस केस में फिर वही जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है पूरी कोर्ट के लिए, तो वो अपने आप में क्या बन जाते हैं, फैक्ट इशू बन जाते हैं। और जो इशू हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच में जो झगड़ा है उसके लिए जो फैक्ट हैं वो ही क्या है, फैक्ट एंड इशू बन जाते हैं। द absence ऑफ द फैक्ट एंड इशू नीदर हियरिंग ऑफ द केस नॉर द एविडेंस इज रिक्वायर्ड, तो केस की हियरिंग तभी स्टार्ट होती है जब वहाँ पे फैक्ट एंड इशू होंगे। तो फैक्ट एंड इशू के बिना ना तो हियरिंग हो सकती है, ना ही कोई एविडेंस रिक्वायर्ड किया जाएगा, क्योंकि जो आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो है फैक्ट एंड इशू। और अगर आप उनको लेके कोर्ट में नहीं आ रहे तो फिर किस बात की हेयरिंग और किस तरीके के एविडेंस वहाँ पे लिए जाएंगे। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू मीन्स इट इंक्लूड, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी asserted और डिनाइड इन द सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि कोई भी फैक्ट जो कि अदर फैक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस, उसकी और उसके बेसिस पे जो भी राइट लाइबिलिटी बनती है, एक पार्टी उसको असर्ट करती है, दूसरी पार्टी उसको डिनाइड करती है किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में। इसको फिर से समझ लेते हैं। दस फैक्ट इन इशू मीन्स दोज फैक्ट विच अ पार्टी प्लीड्स इन द प्रोसीडिंग एंड अनदर डिनाइज इट। एक केस लगता है, केस के अंदर मैंने बोला कि इसने जो है मुझे मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है, बी पार्टी ने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है, तो मैं बोल रहा हूँ कि उसने मेरे घर में चोरी की है। और दूसरी पार्टी बी कोर्ट में आएगी, वो उस चीज़ को डिनाई करेगी कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये जो यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं वो अपने आप में क्या है, फैक्ट्स हैं। एक उनको प्लीड कर रहा है कोर्ट में, दूसरा उनको डिनाइड कर रहा है, यही तो बेसिकली फैक्ट एंड इशू। अब यही कोर्ट को प्रूव करना है कि क्या उसके घर में चोरी उसने की है या नहीं की है, ये एक्चुअल में फैक्ट एंड इशू है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ दोज सब्जेक्ट विच आर डिस्प्यूटेड बिटवीन टू पार्टीज। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो डिस्प्यूटेड मैटर है दोनों पार्टीज के बीच में, वही अपने आप में क्या होता है, फैक्ट इन इशू होता है। और इसी इशू को लेके कोर्ट जो है डिसीजन करती है, और इसी इशू के बेसिस पे दोनों पार्टीज कोर्ट में पहुंचती हैं। दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये सारा जो सब्जेक्ट फैक्ट इन इशू होता है यही जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। तो फैक्ट इन इशू क्या है, जिसके लिए आप कोर्ट में गए हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और दूसरी पार्टीज को करती है डिनाई कि ऐसा नहीं हुआ, तो दोनों पार्टीज के बीच में यहाँ पे उस इशू से रिलेटेड झगड़ा है, और वही तो बेसिकली फैक्ट इन इशू है जिसको कोर्ट ने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एविडेंस लॉ। रेलिवेंट फैक्ट आपने अदर हैंड यही देखा कि रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, उसके से रिलेटेड सारी बातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से, लेकिन उनमें से कुछ ही बेसिक फैक्ट होते हैं जो कि फैक्ट इन इशू बनते हैं, जो कि कोर्ट को डिसाइड करने होते हैं। जैसे इलिस्ट्रेशन आपके पास, ए इज चार्ज ऑफ थेफ्ट फ्रॉम बीज हाउस। ए पे आरोप लगा है
कि उसने बी के घर में चोरी की है। ए रिफ्यूज़ इट, ए बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। इट इज़ डिस्प्यूटेड फैक्ट, ये क्या है अपने आप में एक डिस्प्यूटेड फैक्ट वहाँ पे बन जाता है। दैट वेदर ए कमिटेड थेफ्ट इन द बीज हाउस, क्या ए ने बी के घर में चोरी की है, यही तो अपने आप में क्या है, फैक्ट एंड इशू है, जिसको कोर्ट में अप्रूव किया जाना है। कोर्ट इसके लिए एविडेंस लेगा, दोनों पार्टीज जो है यहाँ पे अपने अपने एविडेंस देंगे और इसी को कोर्ट ने डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। इन अ केस विच अ फैक्ट एंड इशू इज इट डिटरमिन्ड बाय द सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल लॉ। यहाँ पे बताया गया है कि सिविल मैटर में फैक्ट एंड इशू कहाँ पे किस ऑर्डर किस सेक्शन के अंडर डिफाइन होता है और क्रिमिनल केसेस में कहाँ पे डिफाइन होता है, क्योंकि किसी भी केस के अंडर जो है फैक्ट एंड इशू सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट एंड इशू जिसको कोर्ट ने वहाँ पे प्रूव करना है, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो। इन सिविल मैटर इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द प्रोसीजर मेंशन इन द ऑर्डर 14 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि अभी आपने पढ़ा। सीपीसी के ऑर्डर 4 के अंडर जो है फैक्ट एंड इशू को डिटर्मिन करना होता है। और क्रिमिनल लॉ में जो चार्ज लगे हैं, जो आरोप जो है क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, चार्ज लगते हैं, वही अपने आप में जिसको उन्हीं चार्जेस को फिर कोर्ट में प्रूव करना होता है। पुलिस जो है वो चार्ज लगाती है उस पर्टिकुलर पर्सन पे और उसी चार्ज को फिर कोर्ट में जो है प्रूव या डिसअप्रूव किया जाता है। तो चार्ज अपने में क्या है, वहाँ पे फैक्ट एंड इशू है और ये जो है चैप्टर 17 ऑफ इंडियन प्रोसीजर कोड के अंडर जो है वहाँ पे डिटर्मिन किए जाते हैं। तो सिविल मैटर में ऑर्डर 14 है और क्रिमिनल मैटर में चैप्टर 17 है, जहाँ पे फैक्ट एंड इशू को जो है डिटर्मिन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो ये आपके पास फैक्ट एंड इशू है। अब थोड़ा सा डिफरेंस इनमें दोनों में देख लीजिए। तो देखिए रेलिवेंट फैक्ट इज कॉल्ड एविडेंस फैक्ट। तो रेलिवेंट फैक्ट जो होते हैं इनको एविडेंस फैक्ट बोलते हैं। अब कौन कौन से जो रेलिवेंट फैक्ट होंगे उसमें से कौन से फैक्ट है जिनको एज ए एविडेंस जो है लिया जा सकता है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन फैक्ट एंड इशू इज कॉल्ड प्राइम फैक्ट। लेकिन फैक्ट एंड इशू जो है ये प्राइम फैक्ट होता है और इसी को प्रूव करना होता है। तो ये एक एविडेंस फैक्ट हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द कोर्ट कि उन रेलिवेंट फैक्ट जो कि उस क्राइम या किसी भी सिविल मैटर में जो सारी चीज़ें हो रही हैं कि कोई उसमें से कोई ऐसा फैक्ट जिसको कोर्ट एज ए एविडेंस फैक्ट एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फैक्ट एंड इशू में जो जितने भी एविडेंस होते हैं वो प्राइम फैक्ट होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे प्राइम फैक्ट हैं। रेलिवेंट फैक्ट इज़ नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द राइट और द लाइबिलिटी। तो रेलिवेंट फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे राइट एंड लाइबिलिटी का एलिमेंट कम होता है। लेकिन फैक्ट एंड इशू तो इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे तो किसी पार्टी की राइट एंड लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि इसी को कोर्ट में प्रूव या डिसअप्रूव किया जाना है। रेलिवेंट फैक्ट इज़ नॉट बाय इटसेल्फ अ डिस्प्यूटेड फैक्ट। तो रेलिवेंट फैक्ट अपने आप में डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं हो सकता, नहीं होता जनरली। वो सारी चीज़ें उस केस के अंडर हो रही हैं वो सारे डिस्प्यूटेड थोड़ी है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें दोनों पार्टी सहमत करेंगी, हाँ जी इतना तो हुआ था, दोनों पार्टी एडमिट कर लेंगी। तो रेलिवेंट फैक्ट जितने भी होते हैं वो सारे डिस्प्यूटेड नहीं होते। दे आर दोज फैक्ट बाय विच द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशूज प्रिज्यूम्ड। ये वो फैक्ट होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी फैक्ट का अस्तित्व या उसका जो नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो प्रिज्यूम किया जाता है। लेकिन फैक्ट एंड इशू वो फैक्ट होते हैं जो कि किसी डिस्प्यूट के बेसिस होते हैं और उसी के बेसिस पे उस कोर्ट का उस केस का सारा डिसीजन या उस सूट को है डिसाइड जो है वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे सारा डिसीजन किया जाना है। तो रेलिवेंट फैक्ट अपने आप में क्या है, जो कि उस केस से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो सारे रेलिवेंट फैक्ट हो सकते हैं और वो सारे जो है अपने आप में क्या होते हैं, डिस्प्यूटेड नहीं होते हैं, क्योंकि इन कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जिन पे दोनों पार्टियां सहमत होंगी। जिन पे दोनों पार्टीज में आपस में मतभेद है वो ही जो फैक्ट होंगे वो कोर्ट में प्रूव किए जाएंगे और उन्हीं को हम फैक्ट एंड इशू बोलते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि यही तो फैक्ट होते हैं जो कि डिस्प्यूटेड होते हैं और इन्हीं पे कोर्ट जो है वहाँ पे अपना डिसीजन देती है। तो आई होप आपने ये फैक्ट क्या होते हैं और रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू क्या है ये आपको अब समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।